हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आधुनिक भारत में हम स्थायी बंदोबस्त देखने वाले हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महानवाड़ी व्यवस्था और होम चार्जेस, अन्य प्रभाव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके एग्जाम एसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, यूपीएससी, रेलवे और ऑल एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ साथियों, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। ए में है आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। बी में है दूर-दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। सी में है सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए राइट है। आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास को बाधा डाली। भारत में पहले रेलवे 1853 ईस्वी में बम्बे और ठाणे के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से विदेशी आयात को बढ़ावा मिला तथा भारतीय औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर इसका अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ साथियों, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। ए में है जमींदारों के साथ, बी में है ग्रामीण समुदायों के साथ, सी में है मुकदमों के साथ और डी में है किसानों के साथ। इसका राइट आंसर साथियों ए होगा, जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे स्तंभदारी, जमींदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी, जिसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। ए में है हॉल्ट मैकेंजी, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। ए में है गुजरात में, बी में है मद्रास में, सी में है बंबई में और डी में है उड़ीसा में। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी सही है, मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1992 ईस्वी में तमिलनाडु के बारह महल क्षेत्र में लागू की गई थी। थॉमस मुनरो का संबंध भी रैयतवाड़ी व्यवस्था से है, जिसमें 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। मुनरो के विश्व एल्फिंस्टन ने इसे बम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्रफल, मद्रास, बम्बई में कुछ हिस्से, असम एवं गुर के आधुनिक कर्नाटक में यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों, किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिससे यह प्रत्यक्ष रूप से सीधे सरकार को भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे।
1835 ईस्वी के बाद जी ब्रिगेड और एच.ई. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? ए में लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में थॉमस मुनरो और सी में है लॉर्ड विलियम बेंटिन, डी में है लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कहीं नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा थॉमस मुनरो। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वर्ण भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है कहलाती है। ए में जमींदारी प्रथा, बी में रैयतवाड़ी प्रथा, सी में है महलवाड़ी प्रथा और डी में है दहसाला प्रथा। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत मध्यस्थों जमींदारों को हटाकर सीधे किसानों रैयतों को भूमि का मालिक माना गया और ये स्वर्ण सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए व्यवस्थित व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ए में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी में है लॉर्ड मैकेंजी और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी राइट है लॉर्ड मैकेंजी। बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करने वाली लॉर्ड मैकेंजी है। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों जिसका अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, जो भू राजस्व व्यवस्था की एक नई बस्ती महलवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत और पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। इसमें महल यानी पूरे गांव के राजस्व की इकाई माना गया था। पूछे गए प्रश्न में मूल रूप से बंगाल शब्द का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द अधिक उपयुक्त होगा। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? ए में है बेथी, बी में है मेथी, सी में है साथी और डी में बीती। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है बेथी। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को बेथी कहा जाता है। लोगों से बिना किसी मजदूरी या परिश्रमी के जबरन काम करवाने की प्रथा को बेगार कहा जाता है, अर्थात यह एक प्रकार का अवैधनिक जबरन श्रम होता है। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के चरखे में समाहित थे। ए में है ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, बी में भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार और सी में है रेलवे के गारंटेड ब्याज और डी में है उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी सही है उपयुक्त में सभी। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के चरखों में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में आपूर्ति के जाने वाली सैन्य सामग्री तथा रेलवे के निर्देशकों को दिया जाने वाला गारंटेड ब्याज शामिल थे। तकनीकी रूप से भारत में खरीदे गए सैन्य भंडार के स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को भेजे गए सैन्य भंडार लिखना अधिक सटीक है, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने भी किया था। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार उपयुक्त में सभी कथन सही है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ए में 1850 में, बी में 1895 में, सी में 1900
और डी में 1905 में, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में लागू किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कृषकों की भूमि का गैर कृषकों जैसे साहूकार और व्यापारी के पास हस्तांतरित होने को रोकना और उसे नियंत्रित करना था, जिससे किसानों को भूमिहीन होने से बचाया जा सके। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ए में 1818 में, बी में 1861 में, सी में 1854 में, और डी में ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है 1818 में। भारत में सूती कपड़ा का मिल स्थापित सबसे पहले किया गया था, तो 1818 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि यह मिल व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सकी और जल्द ही बंद हो गया। उसके बाद पहली सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कावासाकी नानाभाई डाबर द्वारा बंबई में स्थापित किया गया। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए में 1856 में, बी में नवंबर 1856 में, बी में दिसंबर 1856 में, और सी में जनवरी 1857 में, और ऑप्शन डी है फरवरी 1857 में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है दिसंबर 1857 में। दिसंबर 1857 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर आधुनिक एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफलों का प्रशिक्षण दम अनबाला और स्थाल कोट में दिया जाना था। इन नए कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सैनिक अधिकारियों ने बिना पूरी जांच के तुरंत इसका खंडन किया, जिससे सैनिकों का अविश्वास और बढ़ गया। उन्हें लगा कि यह उनके धर्म को भ्रष्ट करने का अंग्रेजों का सोचा समझा प्रयास है, जो अतः 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ए में लखनऊ से, बी में इलाहाबाद से, सी में झांसी से, और डी में मेरठ से। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है मेरठ से। 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जब कर्नल करमाइकल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने का आदेश दिया, तो तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी के 90 से 85 सैनिकों ने बगावत कर दी। 9 दिसंबर 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इन विद्रोही सैनिकों का कर्ट मार्शल कर उन्हें कठोर सजा सुनाई गई। इस कृत्य से क्रुद्ध होकर अन्य सैनिकों ने 10 मई 1857 को पूरी तरह से मेरठ में विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच करते हुए 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिया। 1857 की विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। ए में है बैरकपुर में, बी में है मेरठ में, सी में दिल्ली में, और डी में झांसी में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है मेरठ से। नोट, बैरकपुर में बंगाल पांडे ने 29 मार्च 1857 को व्यक्तिगत रूप से विद्रोह किया था, लेकिन एक सामूहिक और संगठित क्रांति की शुरुआत
सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ से ही मानी जाती है। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ए में है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारों के प्रयास। बी में जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। सी में है भत्ते के रोकथाम। डी में अधिकारों के अक्षमता। और सब ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कहीं नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है, अधिकारियों के अक्षमता। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के प्रयास, समुद्र पार जहाज पर यात्रा करने का अनिवार्य आदेश जिससे सैनिक अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे, तथा डाक और विदेशी सेवा भत्ते की कटौती आदि सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारण बने थे। अधिकारियों के अक्षमता इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं था। ब्रिटिश अधिकारी सैन्य और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अक्षम नहीं थे, बल्कि उनके द्वारा किए गए नस्लीय दुर्व्यवहार, भेदभाव और धार्मिक हस्तक्षेप ने सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काया था। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए में है बेगम ऑफ अवध। बी में है सतिया टोपे। सी में है रानी लक्ष्मीबाई और डी में है नाना साहब। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है, बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 के विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह कुशल नेतृत्व बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल ने किया था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ए में है नाना साहब, बी में है बेगम हजरत महल और सी में है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और डी में है बेगम जीत महल दिल्ली। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से सक्रिय और प्रत्यक्ष नेतृत्व किया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल की भूमिका इस विद्रोह में संदेहात्मक मानी जाती है। कुछ ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार वह अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता करने का प्रयास कर रही थी, जबकि कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार उन्होंने विद्रोहियों के साथ दिया था। क्योंकि विकल्प ए और बी और सी के सभी नेताओं ने पूरी तरह सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होने के कारण सही है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ए में है विजयनगरम का राजा, बी में है हैदराबाद के निजाम, सी में है तमिलनाडु के पोलीगार और डी में है त्रावणकोर के दीवान वेलुद थम्पी। और ऑप्शन डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी राइट है, हैदराबाद के निजाम। दिए गए विकल्पों में हैदराबाद के निजाम ने कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की, बल्कि वे हमेशा अंग्रेजों के वफादार सहयोगी बने रहे। इसके विपरीत विजयनगरम के राजा 18वीं शताब्दी के उपरांत में तमिलनाडु के पोलीगारों ने 1799 से 1805 के दौरान और त्रावणकोर के दीवान वेलुद थम्पी ने 1808 से 1809 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जोरदार सशस्त्र विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए में है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी में है मौलवी इदादुल्ला और सी में है मौलाना फजल हक खैराबाद और डी में है नवाब लियाकत अली। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में
विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया और वे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन साबित हुए। वे मूल रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी के चिनाबचट चिनाबटन के रहने वाले थे, लेकिन बाद में फैजाबाद में जाकर आकर बस गए थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों का आह्वान करते हुए नारा दिया था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। उनकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी कहा था कि वे अवध के साहस के गुणों में से परिणामपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। उनकी गिरफ्तारी के ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन समय में 50,000 रुपये का भारी भरकम इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए में है मीर तकी मीर, बी में है जोक और सी में है गालिब और डी में है इकबाल। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है गालिब। महान उर्दू शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने 1857 के इस ऐतिहासिक विद्रोह और दिल्ली में मची उथल पुथल को सबने अपनी आंखों से देखा था और इसका वर्णन अपनी फारसी कृति 10 बंदों में किया था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? ए में भगत सिंह, बी में ततिया टोपे, सी में है बीजी तिलक और डी में है जीके गोखले। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है ततिया टोपे। ततिया टोपे 1814 से 1859 ईस्वी तक वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे 1857 के विद्रोह के अग्रणीय और अत्यंत योग्य सैन्य नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के वेला गांव में हुआ था। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धोंडूपंत के गहरे मित्र और सेनापति थे। जब लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी तो दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। ततिया टोपे अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति, छापामार नीति के लिए प्रसिद्ध थे। अंततः एक मित्र के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए और अप्रैल 1859 ईस्वी में सैनिक अदालत द्वारा उन्हें फांसी दी गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए में है लखनऊ में, बी में है कानपुर में, सी में है ग्वालियर में और डी में है झांसी में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश जनरल हुनरोज के सेना से वीरता पूर्वक लड़ते हुए 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सयार में वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। उल्लेखनीय है कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका थी। निम्नलिखित में से वर्णों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए में है खेतिहर मजदूर, बी में है 2 में है साहूकार और 3 में है कृषक और 4 में है जमींदार। ऑप्शन ए में है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी में केवल 2 सही है और ऑप्शन डी है 2 और 4 सही है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है साहूकार और जमींदार ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह का भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदार। 1857 के विद्रोह व्यापक होने के बावजूद देश के सभी हिस्सों और समाज के सभी वर्गों को अपने साथ नहीं जोड़ सका। दक्षिण भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से इससे अछूते रहे। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक, बड़े साहूकार तथा जमींदार अपने निजी स्वार्थों और अंग्रेजों के भय के कारण विद्रोह से दूर रहे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पंजाब के सिख शासकों ने तो विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। लॉर्ड कैनिंग ने इस पर कहा था कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया
अन्यथा यह तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता, क्योंकि ग्वालियर जनता के हमलों का मुख्य निशाना सुख सूदखोर और शोषक साहूकार थे। इसलिए साहूकार 2 में और बड़े जमींदार 4 इसे धूर विरोधी थे। अतः कूट में ऑप्शन डी सत्य था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए में बेगम ऑफ अवध, बी में है ततिया टोपे, सी में है रानी लक्ष्मीबाई और डी में नाना साहब। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध के विद्रोह की शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी। यहाँ का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः नियंत्रण कर लिया। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया और जंगलों के रास्ते नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए में हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी में है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, बी में है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और डी में जमींदारों की सहभागिता। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से 1857 के विद्रोह असफल रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख और मुख्य कारण किसी सुस्पष्ट सामान्य योजना तथा एक सुदृढ़ केंद्रीय संगठन का न होना था। विद्रोही सैनिकों और नेताओं ने अदम्य साहस तो था, लेकिन उनमें किसी दीर्घकालिक कुशल रणनीति, अनुशासन तथा राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बैठाने वाले नेतृत्व का सर्वथा अभाव था। विभिन्न क्षेत्रों के नेता अपने अस्थायी हिस्सों के लिए लड़ रहे थे और उनके पास अंग्रेजों को हराने के बाद का कोई ठोस विकल्प या प्रशासनिक खाका नहीं था। साथियों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।